कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं पढ़ाऊंगी कक्षा 7 का पाठ 3 हिमालय की बेटियां। हिमालय आप जानते हैं, हिमालय हमारे भारत का सर्वोच्च पर्वत है जो बर्फ से ढका हुआ है। इस पाठ के लेखक का नाम मैं आपको शुरुआत में बता रही हूँ, इसको ध्यान से सुनना। लेखक के पाठ का नाम हिमालय की बेटियां है और लेखक का नाम नागार्जुन है, जो एक यायावर लेखक है जो प्रकृति प्रेमी है। ठीक है, सबसे पहले इस हिमालय की बेटियां पाठ में क्या है इसका सारांश मैं आपको बोल करके बता रही हूँ कि इस पाठ में नदियां जो हिमालय से निकलने वाली है ना, कौन कौन सी नदियां निकलती है? रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी, ये जो नदियां हैं ये सब जो पूरे भारत में बहती हैं, ये सब नदियां कहाँ से निकली हुई है? हिमालय से निकली हुई है। कवि जो है सतलज नदी के किनारे घूमने गया हुआ है और वहां बैठ करके उसकी महिमा को देख करके, उसकी विशालता को देख करके कवि अपने आप में विचार करता है और वो ये कहता है कि ये नदियां जो है ये हिमालय की बेटियां हैं। जिस तरीके से एक पिता की बेटियां जो है उछलती है, कूदती है, उसके सामने बड़ी होती है और वो उनसे कितना प्रेम करता है, उसी प्रकार हिमालय जो है वो कैसे अपनी बेटियों से प्रेम करता है। और एक कवि कल्पना कर रहा है, लेखक कल्पना कर रहा है कि ये इनकी बेटियां हैं और ये किस तरीके से उछलती हुई कूदती हुई सी उससे निकल रही हैं। यहाँ पर दो नदियों के नाम लिखे हैं मैंने, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये महान नद है, नद के रूप में माने जाते हैं। ये सब तो स्त्रीलिंग मानी जाती है और ये पुल्लिंग में आता है, अर्थात इन सब नदियों के साथ में सिंधु और ब्रह्मपुत्र नद के रूप में माने गए हैं। तो इस पाठ में नदियां जो निकलती है हिमालय से उसके बारे में पूरा बताया गया है और कवि अपनी कल्पना के माध्यम से बताता है। इसमें हर नदी के किनारे बसने और मतलब बड़ी बड़ी नदियों के किनारे, जैसे सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसी हुई है ना, तो हर एक नदी के किनारे बसे हुए स्थान का एक महत्व है। हमारे तीर्थ भी नदियों के किनारे बसे हुए हैं, तो कवि उसमें अपने विचारों से प्रकट करता है कि नदियां कितनी महान है और वो कहाँ से निकली है, अर्थात एक महान पर्वत से निकली है जहाँ पर देवताओं का वास होता है। ठीक है, अब इसके कठिन शब्दार्थ देखिए। विस्मय, विस्मय का मतलब होता है आश्चर्यचकित। कौतूहल का मतलब होता है जिज्ञासा। विराट का मतलब होता है विशाल। अतित्यकाय, अधि धन उत्त्यकाय है ना, उत्त्यकाय अर्थात पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। अर्थात जैसे आपने चित्तौड़ का किला देखा होगा, चित्तौड़ का किला पहाड़ है और उसके ऊपर समतल जमीन है जहाँ पर लोग रहते हैं, अर्थात उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? टेबल लैंड, पठार जैसी स्थिति। उपत्यकाय, पहाड़ के पास की भूमि अर्थात तराई या घाटी, अर्थात पहाड़ ऐसे ये जो पहाड़ है इसके ये जो तराई है अर्थात इसके पास वाली जो जमीन है इसको तो बोलेंगे उपत्यकाय और इसके ऊपर की जो ये जमीन है इसको बोलेंगे अतित्यकाय। फिर आता है बंदुर। बंदुर का मतलब होता है मुकुट। विरही का मतलब होता है बिछड़ना और झिझक का मतलब होता है संकोच। इसमें मैंने प्रश्न दिया है, इस पाठ के लेखक का नाम बताओ। मैंने आपको शुरुआत में बताया था नागार्जुन। नदियों को लोक माता किसने कहा है? इस पाठ में आप जब पढ़ेंगे तब आपको पता होगा, पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। काका कालेलकर लेखक जो है उन्होंने नदियों को लोक माता कहा है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है। क्यों? क्योंकि वो उसको अलग परिप्रेक्ष्य में देख रहा है। अर्थात फिर आगे प्रश्न में लिखा हुआ है लेखक ने नदियों को किस रूप में देखता है, तो लेखक नदियों को किस रूप में देखता है? बेटियों के रूप में देखता है। अब आपका काम क्या है? ये जितना भी मैंने लिखाया है इसको आपको शब्दार्थ को लिखना है, इन दो प्रश्नों को कॉपी में करना है, इन नदियों के नाम लिखने हैं और इस पाठ को आपको पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है और फिर ये सब आपको करना है। कल मैं इसी में आगे आपको ये जो नदियां हैं इनके ऋग्वैदिक काल में इनके क्या नाम थे वो सब भी मैं आपको कल की क्लास में, अगली क्लास में लिखवाऊंगी। इसलिए आप पहले तैयार रहना पढ़ करके, इसलिए है ना। तो इसी कड़ी में अगली बार मिलेंगे। धन्यवाद।